हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, इससे पहले मैंने आपको 5 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराया। अब अपन 6 नंबर का सॉल्व करेंगे। आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है सर, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चल लेट्स स्टार्ट। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछ रहे सर, टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 अलाउएबल टू मिस्टर आशीष इफ इज शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, ऑब्वियसली नहीं तो डिडक्शन क्यों निकलाता हमसे। व्हाट इज द टोटल इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, और फिर बोल रहा है सर, कैन आशीष फाइल इज रिवाइज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एंड डिक्लेयर इनकम अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो तो पढ़ के ऊपर पता चलेगा। चलो केस सिनेरियो देखते हैं। मिस्टर आशीष born on 1/4/1964 furnishes his return of income for the assessment year 25-26 on 10/7/2025. He had paid tax under default tax regime. मतलब ये 115 बीएससी ऑप्ट करके बैठा है और 115 बीएससी के हिसाब से इसने ये अपनी इनकम दिखाई है। ठीक है भाई, तो सैलरी इनकम कंप्यूटेड दिया हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो सर, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ है सर। मैं आपको ये क्यों बताया, मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे याद था कि सर टोटल इनकम मुझे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालना है, और सर ये निकला है 115 बीएससी के हिसाब से। बाकी आप स्मार्ट हो कि 25,000 जो डिफरेंस आ रहा है ना सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसका करना क्या है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी भी दिया हुआ है सर, 64 का है सर। अभी तो एज इसकी 60 प्लस है सर, तो आप समझ रहे हैं सर डिडक्शन। ठीक है, तो हमें तो पूरा सॉल्व ही कर लेना चाहिए, बेटर है सर, क्योंकि हमें तो बोला ही है सर कि टोटल इनकम निकालना है। तो सैलरी दी हुई है सर 10,50,000, पर मैं इसमें ऐड कर लूंगा 25,000, क्योंकि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि 115 बीएससी में माइनस हुआ था, जो कि नॉर्मल प्रोविजन में 50,000 ही है सर। प्लस आईयूएस की इनकम है सर, आईयूएस की इनकम तो ये दो है सर, कितनी है 15,700 प्लस 50,000, ये आ रहा है 65,700। अच्छा, इसके बाद डिडक्शन वाली बात, डिडक्शन भी लिख लेता हूं सर। एक डिडक्शन तो दिख गई मेरे को, एटीटीटीबी, कितना सर 50,000 की डिडक्शन मिल गई सर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही पेड एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2,50,000 फॉर द परचेज ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हमें नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम निकालनी है। आप समझ रहे हो मतलब कितना घुमाने की कोशिश की है। तो सर ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ये तो मिल जाएगा ना अपन को। तो सर आईएचपी में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं सर, माइनस इंटरेस्ट जो है आईएचपी का, जो बेसिकली आईएचपी का लॉस हो जाएगा 2 लाख रुपए का, वो हम क्लेम कर सकते हैं सर। नाइस। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,50,000 टुवर्ड्स पीपीएफ। लो भाई एटीसी तो मिल गया मुझे 1,50,000। उसके बाद he paid an health insurance premium of 40,000 by account pay check for self। सर इसकी एज भी 60 अब है तो मिल जाएगा 40,000। he paid 2,200 in cash for his preventive health checkup, ये भी मिल जाएगा। तो एटीडी लिया, ये एटीडी सेल्फ लिया 42,200, क्योंकि 40,000 प्लस 2,200, ठीक है, एंड 4,000 बाय चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर आपको याद हो एटीडी, तो एटीडी में हमने एक बात बोली थी और हमने बोला ये था सर कि मेरा और मेरे पेरेंट्स का मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर 2,200 मैं अपने लिए ले लिया हूँ, तो अब पेरेंट्स के लिए कितना ले पाऊंगा बैलेंस 2,800, तो ये 4,000 तो नहीं मिलेगा सर। ठीक है, he also paid a medical insurance premium of 29,000 for the insurance of his health of his mother age 80 years। He further incurred medical expenditure of 18,000 on his father age 81 years who is staying with him। his father is not covered under medical policy। okay, तो 29,000 मम्मी का, 18,000 पापा का, प्लस 2,800 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, तो 49,800 पेरेंट्स का सर, 49,800 पेरेंट्स का। ठीक है, उसके बाद कितना लिखा हूँ 49, हाँ 800 सही लिखा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या बोला, he met one of his friends CA Ashwin on 1 Feb 2026 while discussing with his friend told him that the default tax regime under 115 BSC is not beneficial to him। He advised him to revise the return and shift out of the default tax regime। However, Mr. Ashish's son, who is employed in the accounts department of the TQM Private Limited, is of the view that once tax is paid under 115 BAC in the original return, it cannot be changed in the revised return। क्या ये सही बोल रहा है?
यस सर। अपन पढ़ के आए कि कोई भी जो सैलरीड पर्सन रहता है उसको साल के शुरू में एम्प्लॉयर को बताना होता है सर कि आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो कि नॉर्मल प्रोविजन। एक बार जो आप ऑप्ट कर लियो वो फिर आप इस साल चेंज नहीं कर सकते, उसके अगले साल आप चेंज कर सकते हो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना सर कि रिवाइज कर सकता है कि रिटर्न? नो नो नो, ये रिवाइज नहीं कर सकता सर। ठीक है, ये रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता। इसके बाद और कुछ तो बचा नहीं है, तो लेट स्टार्ट सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं सर। हमसे क्वेश्चन में डिडक्शन भी तो पूछा था ना। लो भाई, डिडक्शन का तो इसका टोटल कर लो, यही डिडक्शन का टोटल है। कितना है? 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 42,200 प्लस 49,800, ये आ रहा है सर 2,92,000। ये डिडक्शन, आपसे डिडक्शन भी तो पूछा है ना सर, ये रहा है देखो डिडक्शन। अब टोटल इनकम पूछा है, निकाल लेते हैं सर। ये आ जाएगा मेरा GTI सर 10,50,000 प्लस 25, अरे इसको क्या गया, प्लस 25,000 प्लस 65,700, अरे यार 700 प्लस माइनस 2 लाख माइनस 2,92,000, ये आ रहा है सर 64, कहाँ गया रे, देखो 648700। समझ आया? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ ये कैसे सॉल्व हुआ? मस्त अच्छी केस स्टडी थी। आओ अगला देखो, फिर से वही कहानी, नीचे आके पहले केस सिनेरियो में पढ़ो क्वेश्चन क्या है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने बोला है ऑफ रेसिडेंशियल हाउस एट ग्वालियर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजीव। ठीक है, फिर हमसे कैपिटल गेन भी पूछा है सर राजीव के हाथ में, और फिर टीडीएस भी पूछा है सर। टीडीएस पूछे तो 194 आई भी याद आ जाना चाहिए, इमोल प्रॉपर्टी है सर। ठीक है, बट ये भाई शाना है, सॉरी 194 आई ए याद आना चाहिए, आई बी तो रेंट के लिए होता है सर। ठीक है, इमोल प्रॉपर्टी की बात है, कैपिटल गेन की बात है, तो आपका दिमाग ना एग्जाम में ऐसे सोचना चाहिए कि सर अगर इमोल प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो 194 आई ए भी तो पिक्चर में आ सकता है। ये आपको दिमाग में ना एग्जाम में सोचना चाहिए, ऐसे कनेक्ट करना सीखो सर, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक बैच से प्रैक्टिस करो, बहुत हेल्प हो जाएगी। देखो, मिस्टर राजीव an Indian resident purchased a residential house property at Gwalior on 28/5/1999 for 28,50,000। फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे अपन। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में whichever is higher, उसको कंपेयर करते स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो दोनों में whichever is lower, तो हमारे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइनल है 32,40,000। On 25/3/2014, Mr. Rajiv entered into an agreement with Mr. Virat for the sale of the such property for 74 lakh and received an amount of 3,90,000 as advance. However, Mr. Virat did not pay the balance amount and Mr. Rajiv forfeited the advance. तो सर क्या 1/4/2014 के पहले एडवांस मनी फॉरफिट है? यस सर। क्या ये कॉस्ट से कम हो जाएगी? यस सर। तो 32,40,000 माइनस 3,90,000, ये आ जाएगा सर 28,50,000 इनटू सर 363 डिवाइडेड बाय 100। मुझे तो पूछा था ना सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये आ रहा है 10345500। आ गया, ये रहा देखो सर 10345500, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। फिर on 15/4/2024 Mr. Rajiv sold the house property to Mr. Suraj for 2 crore 10 lakh when the stamp duty value was 2.33। तो मैंने तो आपको सिखाया सर 2.10 प्लस 10% कर लो, यार है सर 2.31। फिर लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि मेरी 2.33 है, क्या ये इसमें कवर हो रही है? नो। क्या ये इससे ज्यादा है? यस। अगर ये इससे ज्यादा है तो यही मेरा क्या हो जाएगा? सेल कंसिडरेशन, यही हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कैपिटल गेन भी तो पूछा था, तो सर ये तो देखो 2,33,00,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट तो हम निकाल के बैठे सर, माइनस 103,455,00, ये आ रहा है सर 129,54,500, ये हमारा कैपिटल गेन आ गया। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा सर वो इंडेक्सेशन को लेके तो अमेंडमेंट आया था, भाई आया है ना, पर डेट तो देखो कब ट्रांसफर हुई है, 23 जुलाई के पहले है, ध्यान रखिएगा सर, कंपलसरी इंडेक्सेशन है। ठीक है, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी। अच्छा, हमसे टीडीएस भी तो पूछा था, तो टीडीएस तो बहुत सिंपल है सर, इसका 1% कर लो, टीडीएस हो जाएगा सर। हमने पढ़ के आया था सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में विचएवर इज हायर, तो 2,33,00,000 का 1%, 2,33,00,000 का 1%, 2,33,000 आ जाएगा सर, वेरी सिंपल। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुशील
for the assessment year 25-26 his income liable to tax in the India during the previous assessment year 25-26 is ओके सर। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने एमसीक्यू में भी कराया है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब इतने बार ये क्वेश्चन कराया हूं। मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। देखो, मिस्टर सुशील एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है रिसाइडिंग इन कनाडा। ही विजिटेड इंडिया, विजिट का केस है सर। तो विजिट के केस में सर 182 देखते हैं या 129 देखते हैं सर, सॉरी 120 देखते हैं। तो 129 डेज तो ये इंडिया में 120 वाली कंडीशन सेटिस्फाई किया। फिर सर चेक करते हैं उसके पहले के 4 साल में क्या 365 डेज होंगे। 135 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 125, ये आएगा 470 डेज। तो 365 से भी ज्यादा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें उसकी इनकम चाहिए 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए, तो ये वाली इनकम ले लेंगे जो रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, एक्रू इंडिया में हो रही है, इसको भी ले लेंगे। इनकम एक्रूइंग और राइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये भी ले लेंगे सर। बट सर इनकम एक्रूइंग और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, ये नहीं लेंगे। तो ये तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 5,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 2,50,000, ये आ रहा है सर 11,75,000। इसीलिए बोलता हूं मैं, अगर एमसीक्यू सीरीज और कुछ भी निकालता हूं तो देखा करो। एमसीक्यू सीरीज में भी ये क्वेश्चन कराया हूं। तो सर इसकी इनकम 15 लाख से कम है। 15 लाख से कम है तो ये बंदा हो गया नॉन रेसिडेंट, ये तो क्रिस्टल क्लियर। अब नॉन रेसिडेंट हो गया तो नॉन रेसिडेंट की तो सर दो ही इनकम टैक्सेबल होने वाली है, 2,50,000 प्लस 3,75,000। तो ये आ जाएगा 6,25,000। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सर ये वाली इनकम नहीं आएगी नॉन रेसिडेंट के हाथ में। आया समझ? मैंने जो समरी बुक में चार्ट दिया उसमें भी ये लिखवाया है सर। क्लियर हुआ ये सबको? ये क्वेश्चन तो मैंने एमसीक्यू में भी, एमसीक्यू सीरीज में भी करवाया है सर। ये वाला भी करवाया। देखो ये तो सर रेपो बैंक देख के याद आया। मिस्टर अरोरा मेड द फॉलोइंग कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल इन्होंने किया सर। विच ऑफ द अबव बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? सर 194 एन पिक्चर में ले आओ और 1 करोड़ से ऊपर में 2% टीडीएस। इसने रिटर्न भी फाइल किया है प्रॉपरली, तो एक बार चेक कर लेते हैं ना ऐड करके। कैनरा बैंक का तो ऐसे ही 2 में ही ऊपर से दिख रहा है सर, तो कैनरा बैंक तो टीडीएस डिडक्ट करेगा सर। कैनरा बैंक क्रिस्टल क्लियर है। एसबीआई का टोटल कर लेते हैं। रेपो बैंक पहले देख लेते हैं। 60 लाख रेपो बैंक का, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 105। रेपो बैंक भी टीडीएस डिडक्ट करेगा सर। अब अगला है एसबीआई 10 15 85, 85 प्लस 15 सर 100, मतलब 1 करोड़। एसबीआई का तो एग्जैक्ट 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ऊपर में टीडीएस था सर, 1 करोड़ पे टीडीएस नहीं था सर। तो सिंपल सी बात है, रेपो बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा और कैनरा बैंक। लो भाई, समझ आया? सिंपल क्लियर हुआ। ये अपन ने 6 नंबर का कंप्लीट किया, 7th और 8th ये दो और बचे, इनकम टैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।